Hello friend, welcome back to another video on my YouTube channel Bioment Byte. Today we will be discuss about photosynthesis in higher plants. जो 11th of NCERT chapter number 13 photosynthesis in higher plants के जो NCERT के एग्जाम्पल है, आज हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें NCERT के एग्जाम्पल किस प्रकार से दिए हुए हैं और उन पर्सन से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं NCERT एग्जाम्पल से उनसे जुड़ी जो थ्योरी है आज उसको भी हम डिस्कस करेंगे। याद रखना स्टूडेंट, जो NCERT के एग्जाम्पल जो हैं वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो NCERT के एग्जाम्पल है उन पर बेस्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या वो डायरेक्टली क्वेश्चन वो आ जाते हैं, एज इट इज़ आ जाते हैं कभी कभी, तो या उन पर बेस्ट क्वेश्चन या उन पर बेस्ट जो थ्योरी है उन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जो NCERT के एग्जाम्पल हैं उनको आप स्किप नहीं करना, उनको आप सोल्व करना और उनसे जुड़ी जो थ्योरी है उसको भी पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या जाए कि विच मेटल आयन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। निम्न में से कौन सा मेटल आयन क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है या क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है, कौन सा मेटल आयन। सबसे पहले क्लोरोफिल के हम बारे में बात करते हैं। क्लोरोफिल जो है ये एक प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और जो क्लोरोफिल जो होता है ये सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें सोल्यूबल होता है और इनसोल्यूबल होता है वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। और याद रखना जो क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में जो कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है वो आयन होता है आयरन मेटल जो है उस वह क्लोरोफिल के सिंथेसिस में क्या कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। और जो क्लोरोफिल का प्रीकर्सर होता है प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल को हम बोलते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। ये प्रोटोक्लोरोफिल जो होता है इसमें क्लोरोफिल की तुलना में टू हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी कि जो मेन जो क्लोरोफिल जो स्ट्रक्चर होती है उसकी तुलना में जो प्रोटोक्लोरोफिल यानी प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल जो होता है उसमें 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। आगे देखते हैं और क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड वाला पार्ट और एक होता है टेल वाला पार्ट। हेड वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम पोरपाइरोल रिंग। क्या बोलते हैं, पोरपाइरोल रिंग, इसको क्या बोलते हैं, पोरपाइरोल रिंग बोलते हैं। और टेल वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम फाइटोटेल। क्या बोलते हैं, फाइटोटेल इसको हम बोलते हैं। और जो क्लोरोफिल जो है इसका जो मेन सेंटर मेटल आयन होता है वो क्या होता है मैग्नीशियम, जो कि जो ये पोरपाइरोल रिंग जो होती है इनसे घिरा होता है और सेंटर में होता है मैग्नीशियम। तो मेन जो आयन जो होता है क्लोरोफिल का वो क्या होता है, मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और आयरन क्या काम करता है, इसमें आयरन कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। जिंक जो है, जिंक का उपयोग प्लांट्स जो है वो उपयोग करते हैं ऑक्सीजन निर्माण में। जो प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन होता है उसके निर्माण में जिंक का उपयोग किया जाता है, यानी ऑक्सीजन के सिंथेसिस में जो मेटल का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, जिंक। इससे आगे हम देखते हैं न्यू पेज में क्लोरोफिल के टाइप। जो क्लोरोफिल जो होते हैं वो होते हैं निम्न टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। जो सबसे पहले आता है क्लोरोफिल ए।
क्लोरोफिल ए जो है इसका जो फॉर्मूला होता है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है वो होता है, क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है, C55H72 या 72 बोलते हैं, O5N4Mg, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है क्लोरोफिल ए का। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है हायर प्लांट में, हायर प्लांट में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। और इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है CH3 इसमें ग्रुप प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल ए ही वो पिगमेंट होता है जो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है, C55H72O5N4Mg, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें ग्रुप क्या होता है, CH3 यानी कि मेथिल ग्रुप होता है। और क्लोरोफिल क्या है कि ये डायरेक्टली लाइट जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किस में करता है, केमिकल एनर्जी में। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप बात करते हैं हम, सेकंड टाइप बात करते हैं क्लोरोफिल बी के बारे में। क्लोरोफिल बी जो है इसका फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg, ये इसका फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg, इसका फॉर्मूला होता है। और क्लोरोफिल में जो ग्रुप पाया जाता है वो पाया जाता है CHO, यानी कि कौन सा ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें पाया जाता है। तो क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए जो है इसमें जो मेन डिफरेंस जो होता है वो इन ग्रुप्स का ही होता है। जो क्लोरोफिल बी है इसमें पाया जाता है CHO ग्रुप और क्लोरोफिल ए में क्या पाया जाता है, CH3 ग्रुप। तो इनमें ये मेन डिफरेंस होता है, आपको ये याद रखना है। और कई बार एग्ज़ाम में इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं क्लोरोफिल सी के बारे में। नेक्स्ट टाइप बात करते हैं क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी जो है ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में ये प्रेजेंट होता है। और अब बात करते हैं क्लोरोफिल डी के बारे में। क्लोरोफिल डी जो है ये प्रेजेंट होता है रेड एल्गी में। किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है रेड एल्गी में प्रेजेंट। और क्लोरोफिल यहाँ लिख लेते हैं, क्लोरोफिल जो ई जो है ये प्रेजेंट होता है येलो ग्रीन एल्गी में, येलो ग्रीन एल्गी में ये प्रेजेंट होता है। तो ये थे क्लोरोफिल के टाइप, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई हमने देखे। और मेन आपको याद रखना है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो बी है इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। क्लोरोफिल बी में पाया जाता है CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, और क्लोरोफिल ए में पाया जाता है CH3 ग्रुप यानी कि मेथाइल ग्रुप पाया जाता है। ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो आंसर हमने दे दिया, क्या है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है कि विच पिगमेंट एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा, जब हम क्लोरोफिल के टाइप पढ़ रहे थे, क्लोरोफिल ए के बारे में, क्लोरोफिल ए के बारे में भी पढ़ा था। ये डायरेक्टली जो है लाइट एनर्जी को किस में बदल देता है, केमिकल एनर्जी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, क्लोरोफिल ए। और जो क्लोरोफिल बी है इसको भी हमने फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन था उसके जो टाइप पढ़े थे हमने क्लोरोफिल के, उसमें हमने देख लिया। अब बच गए सी और डी, जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड। जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड जो होते हैं ये होते हैं एसेसरी पिगमेंट। क्या होते हैं, ये होते हैं एसेसरी पिगमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं। और जेंथोफिल जो है ये होता है येलो कलर। ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। और इसका जो फॉर्मूला जो होता है ये होता है C40H56O2, ये इसका फॉर्मूला होता है। C40H56O2 इसका फॉर्मूला होता है जेंथोफिल का।
और जो कैरोटीनॉइड जो होता है ये होता है ऑरेंज कलर का, ये होता है ऑरेंज कलर का। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C40H56। तो ज़ैंथोफिल क्या होता है, ये होता है येलो कलर का और इसका फॉर्मूला क्या होता है C40H56 और O2 इसमें ऑक्सीजन होता है इसके फॉर्मूले में। और कैरोटीनॉइड क्या होता है ऑरेंज कलर का और इसका फॉर्मूला क्या होता है C40H56। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि पार जो है क्या है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन निम्न में से कौन सी वेवलेंथ है जो पार होती है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को शो करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक हम जो वेवलेंथ होती है रेडिएशन की उसको हम पार कहते हैं। यदि वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से क्या हो कम हो तो ये किस में चले जाती है, चली जाती है यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट में चली जाती है। और यदि 700 नैनोमीटर से अधिक हो तो ये चली जाती है इंफ्रारेड रेंज में। कहाँ चली जाती है, चली जाती है इंफ्रारेड रेंज में ये चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, विच लाइट रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है आपके पास वो क्या दिया है कि निम्न में से कौन सी लाइट की रेंज है जो लीस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सबसे पहले बात करते हैं वो कौन सी लाइट है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में। वो होती है ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। जो ब्लू लाइट एंड रेड लाइट जो होती है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं फोटोसिंथेसिस में। और जो ब्लू लाइट और रेड लाइट जो होती है इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है वो होती है रेड लाइट। रेड लाइट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट के, क्योंकि जो रेड लाइट जो होती है इसका जो लैम्डा जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट के। यानी कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की Hc बाई लैम्डा और E किसके डिसप्रोपोर्शनल हो गया, लैम्डा के। यानी कि जिसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा ज़्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जिसका लैम्डा कम है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए जो रेड जो है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लू के, तो इसलिए इसकी जो एनर्जी हो, इसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट। और जो ग्रीन जो लाइट है, ग्रीन लाइट जो होती है ये लीस्ट इफ़ेक्टिव होती है। ये क्या होती है, लीस्ट इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का। और क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रीन जो लाइट है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर क्या है, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है आपके पास सन, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी है आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑप्शन डी है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपना जो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं या एनर्जी को प्राप्त करते हैं वो करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिस्टम सेकंड कम्स फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। जो फोटोसिस्टम सेकंड है इसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एटीपी सिंथेसिस वो आती है प्रोटॉन ग्रेडियंट से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि डूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस दी फॉलोइंग आर फॉर्म्ड, यानी कि लाइट रिएक्शन के दौरान निम्न में से कौन सा बनता है। जो लाइट रिएक्शन जो होती है ये होती है
इनर थाइलेकोइड में। कहाँ पर होती है? ये होती है इनर थाइलेकोइड में। कहाँ पर होती है? इनर थाइलेकोइड में। और डूरिंग लाइट रिएक्शन के दौरान जो फोटो सिस्टम सेकंड में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान जो वाटर जो है ये हाइड्रोजन प्लस O2 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जाते हैं फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर P680 में जाते हैं। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। और प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्यूनिन यानी कि PQ। और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम B। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम F के पास। साइटोक्रोम F के पास जाते हैं जहाँ पर ADP से ATP का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F में जाते हैं तो यहाँ ADP से ATP का निर्माण होता है। और साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन के पास जाने के बाद ये जाते हैं P70 यानी कि ये जो होता है ये होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का क्या होता है? ये रिएक्शन सेंटर होता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ इसमें आगे इसी प्रकार से रिएक्शन होती है। इस प्रकार से सीरीज ऑफ रिएक्शन चलती है और वहाँ पर NADPH का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है और ATP का भी निर्माण हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D, ATP, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज। डार्क रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन ओकर इन डार्क आल्सो। ऑप्शन आपके पास ए ये दिया है। ऑप्शन ए जो है डार्क रिएक्शन के लिए यहाँ तक सही है। ऑप्शन बी क्या है कि इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी। ऑप्शन बी जो है ए के कंपैरिजन में ज़्यादा मोर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी। जो प्रकाश जो है उसकी जो एनर्जी उस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं होती है, लेकिन ये डिपेंड होती है लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट जो बनते हैं उन पर डिपेंड करती है। और प्रोडक्ट के रूप में जो लाइट एनर्जी में बनते हुए ATP प्लस NADPH, इन पर ये डिपेंड होती है डार्क रिएक्शन। और ये लाइट जो एनर्जी जो होती है उस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं होती है। ओनली किस पर डिपेंड होती है? जो लाइट रिएक्शन के जो एनर्जी जो होती है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर डिपेंड होती है। और डार्क रिएक्शन को हम कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें शुगर का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, थोड़े यहाँ पर कर लेते हैं इसको। PEP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। जो PEP है यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। PEP का फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। इसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर किस में होता है? C4 प्लांट, C3 प्लांट या C2 प्लांट्स या बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स। जो PEP जो होता है ये होता है C4 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट में वो होता है PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। जो PEP जो है ये CO2 से क्या होता है? प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। और ये जब PEP CO2 के संपर्क में आता है यानी इसको एक्सेप्ट करता है तो इसमें निर्माण होता है OAA यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये होता है 4 कार्बन का होता है। और PEP जो है ये होता है 3 कार्बन का। और यहाँ पर जो एंजाइम काम कार्य करता है वो होता है PEP कार्बोक्सिलेज।
पीईपी जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो कार्य करता है जब पीईपी CO2 से अटैच होता है या CO2 से रिएक्शन करता है और क्या निर्माण करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है। और ये रिएक्शन जो होती है ये होती है C4 प्लांट की मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स जो होती है वहाँ पर ये रिएक्शन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए C4 प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो किससे संबंधित है। जो स्प्लिटिंग जो वाटर है ये संबंधित होता है फोटोसिस्टम सेकंड से। और फोटोसिस्टम सेकंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये होता है इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है ये एसोसिएटेड होता है फोटोसिस्टम सेकंड से, और फोटोसिस्टम सेकंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी लाइट रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लाइट रिएक्शन में वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, जब स्प्लिटिंग और वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो जाते हैं P680 में, यानी जो फोटोसिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर होता है वहाँ पर जाते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्यूनिन। कहाँ पर जाते हैं, प्लास्टोक्यूनिन। और प्लास्टोक्यूनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम B6 में जाते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम F में। साइटोक्रोम F में जाने के बाद ये जाते हैं PC यानी कि प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन में जाने के बाद ये जाते हैं P70 में। ये होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर। और इसके बाद फिर से ये जाता है प्राइमरी एक्सेप्टर में, और प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद ये जाता है फेरिडोक्सिन। जो फेरिडोक्सिन जो होता है वहाँ पर जाता है। और इसके बाद जो निर्माण जो होता है यहाँ पर जो निर्माण हो जाता है वो होता है NADPH का निर्माण हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है उनका फ्लो किस प्रकार है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, फोटोसिस्टम सेकंड, जो कि फोटोसिस्टम सेकंड के P680 जो इसका रिएक्शन सेंटर होता है वहाँ पर। देन इसके बाद जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर में, देन प्लास्टोक्यूनिन, देन कहाँ जाएगा साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F। इस पूरे को बोलते हैं हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसके बाद जाएगा प्लास्टोसाइनिन, इसके बाद जाएगा P70 जो कि फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर होता है। इसके बाद प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर फेरिडोक्सिन के बाद निर्माण किसका होता है, NADPH का। और याद रखना जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के साइटोक्रोम F में जाता है तो ADP से ATP का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इसी में ही फोटोसिस्टम सेकंड से डायरेक्ट किस में दे रखा है, प्लास्टोक्यूनिन से। क्योंकि जो फोटोसिस्टम सेकंड यहाँ पर और यहाँ प्लास्टोक्यूनिन चला गया, फिर का साइटोक्रोम ये कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट यहाँ पर हो गया, इसके बाद क्या है फेरिडोक्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, द एंजाइम डेट इज़ नॉट फाउंड इन C3 प्लांट्स। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो C3 प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, PEP कार्बोक्सिलेज। ये प्रेजेंट होता है C4 प्लांट में, और C4 प्लांट की किस में प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल में। जो PEP जो होता है C4 प्लांट में ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का। जब CO2 इससे अटैच होती है PEP से तो PEP कार्बोक्सिलेज कार्य करता है और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। तो PEP कार्बोक्सिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, C4 प्लांट में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है आपके पास, द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटालिस्ट बाई। जो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 है वो किस एंजाइम्स के थ्रू कैटालिस्ट होती है। जब C3 प्लांट जो होते हैं इनमें प्राइमरी जो एक्सेप्टर होता है वो होता है RUBP। RUBP में जब CO2 इससे रिएक्शन करती है तो यहाँ पर कार्य करता है RUBP कार्बोक्सिलेज यहाँ पर एंजाइम कार्य करता है। और जब C4 प्लांट जो होते हैं इनमें प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है CO2 का PEP होता है, और CO2 इससे जब रिएक्शन करती है तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है, PEP कार्बोक्सिलेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C, क्योंकि PEP कार्बोक्सिलेज और RUBP कार्बोक्सिलेज ये क्या है, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 में कैटालिस्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 14। When जब CO2 इज एडेड टू PEP द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज इज। जब PEP को हम फास्फोइनोल पाइरुवेट को CO2 से ऐड करते हैं, CO2 इसमें ऐड करते हैं और ये रिएक्शन होती है PEP कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में और निर्माण होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये कहाँ होता है, C4 प्लांट में, और C4 प्लांट के कौन सी सेल में होता है, मीजोफिल सेल में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, D, ऑक्जेलो एसिटेट। ये थे आज के 40 क्वेश्चन जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में थे। हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके अलावा इससे कुछ थ्योरी भी डिस्कस की जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को सब्सक्राइब करें। इससे आने वाली जो वीडियो होगी वो होगी रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो प्लांट में रेस्पिरेशन होते हैं उन पर वीडियो होगी जो कि चैप्टर नंबर 14 होगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।